हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उस पे हमने बीपीसी के जो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उस वो शुरू किया था। जो टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने इसमें 35 क्वेश्चन कवर कर लिया था जो पार्ट 1 था। और उससे आगे की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें इस वीडियो में करनी है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस पर आपको बेसिक मैंने पूरा क्लियर किया था कैसे पढ़ना है और कैसे इस वीडियो को देखना है, वो सारी डिटेल मैंने बताई थी। आप अपना एनालिसिस कैसे करेंगे, किस रेंज में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये सारा हमने बना रखा है। और क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे तो उस अनुसार मैंने सारा उसमें बना रखा है। तो पहले आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कंडीशन क्या है और आपको कैसे इसको आगे पढ़ना है। तो अगर हम उस पर आगे बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिट गेटवे तक का बता दिया था कि ट्रांजिट गेटवे होता क्या है, उसका यूज़ क्या है और कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये सारा हमने उसमें कवर कर लिया था। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बीपीसी सबनेट राउट टेबल। राउट टेबल का इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि राउट टेबल बेसिकली क्या होता है। आपका जो ट्रैफिक को राउट करना होता है कि कौन सी ट्रैफिक को कहाँ जाने की परमिशन है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम अपना एक इंस्टांस पब्लिक सबनेट में करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसकी ट्रैफिक को राउट करते हैं इंटरनेट गेटवे पे। या अगर मान लीजिए आपका प्राइवेट सबनेट में है तो हम उसको नेट इंस्टांस या नेट गेटवे पे राउट करते हैं। तो इस तरह का जो रूल जहां हमारा सेट होता है कि किस आईपी को कहाँ पे राउट करना है या किस पाथ को, वो हम जब बीपीसी क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको दिखाया भी था। और उसके बाद उसमें पूरा डिटेल वो लिख के आता है कि इस वाले मतलब आईपी को यहाँ तक अलाउ है, तो वो सारी परमिशन उसमें रहती है। तो देखिए, ईच सबनेट इन अ बीपीसी इज एसोसिएटेड विथ ए राउट टेबल दैट कंट्रोल द राउटिंग ऑफ ट्रैफिक विद इन द सबनेट। क्या होता है, सबनेट के अंदर वो क्या होता है, पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कि किस ट्रैफिक को कहाँ जाना है। तो वो काम होता है आपका राउट टेबल। जो हम अगर शुरू में बीपीसी जब क्रिएट करते हैं तो हमें 4 कंपोनेंट बहुत बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो बीपीसी क्रिएट करते हैं, एक राउट टेबल क्रिएट करते हैं, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं और एक सबनेट क्रिएट करते हैं। तो ये 4 पार्ट आपके ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बीपीएन कनेक्शन इन एडब्ल्यूएस बीपीसी। अब बीपीएन क्या होता है इसको मैंने डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो बना रखा, तो अगर आपको नहीं पता तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसको प्रॉपर बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि क्यों यूज़ करना पड़ा, हमारे नॉर्मल मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो बेसिकली बीपीएन कनेक्शन आपका क्या होता है, ये बीपीएन कनेक्शन अलाउ यू टू सिक्योरली कनेक्ट योर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क टू योर बीपीसी यूजिंग आईपीसेक इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी बीपीएन। अब जो आपका बीपीएन होता है वो क्या करता है, बीपीएन आप बहुत सिक्योर मेथड होता है, उसमें बीपीएन टनल बनता है और उसके थ्रू ट्रैफिक आपकी वो होती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो वो क्या होता है कि आपका जो बीपीसी है और जो आपका ऑन प्रेमिसेस आपका कोई डेटा सेंटर है या आपकी कोई कंपनी है या कुछ और आपका लोकल लेवल पे है, उसको और आपके बीपीसी को कनेक्ट करता है कि कुछ सर्विसेज आप बीपीसी से ले रहे हैं और कुछ आपके पास है, या अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए बीपीएन का यूज़ होता है। और बीपीएन क्या है, एकदम सिक्योर मेथड है। तो इसलिए इसमें कुछ भी रिस्क नहीं होता। जो नॉर्मल मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें डेटा का रिस्क रहता है, तो इसलिए बीपीएन का यूज़ किया जाता है। और किस लिए, हमारा जो लोकल ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है और बीपीसी जो है दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो मैं इससे पहले बात भी कर रहा था कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बीपीएन। बीपीएन का एडवांटेज क्यों है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, बीपीएन पहला काम है इंक्रिप्शन होता है कि प्रॉपर पूरा इंक्रिप्टेड डाटा रहता है। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, एकदम इनक्रिप्ट होता है, सिक्योर कनेक्शन होगा। कनेक्शन में मतलब आपको ये कहीं इशू नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि मैंने बताया भी था जब मैं वीडियो बना रहा था, टनल बनती है। टनल में क्या होता है कि एक साइड से आप एंट्री लोगे, दूसरे साइड से एग्जिट, बीच में कहीं से कोई इंटर नहीं कर सकता है। तो सिक्योर कनेक्शन होता है, मतलब आपके डाटा को कहीं कोई ब्रेक करके देख नहीं सकता है या वो नहीं कर सकता है। प्राइवेसी होती है कि आपका पूरा
सिक्योर रहेगा। और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, मतलब आप जिसको जो परमिशन दे रहे हो वही परमिशन उसको रहेगी कि इस बंदे को आपने बीपीसी के लिए इस चीज़ का परमिशन दिया तो वो एक्सेस करेगा उस तरह से। वीपीएन आप अगर बात करो तो आप एक तो AWS के अंदर यूज़ ही करते हैं। अगर आपने नेटवर्किंग में या अगर आपने डेटा सेंटर में काम किया होगा तो वहाँ पे भी हम अपने सर्वर और इन सबको यूज़ करने के लिए वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो हर जगह पे ये होता है, उसमें एक्सेस कंट्रोल है कि जो जो आपको कंपोनेंट और जो जो चीज़ें आपको एक्सेस है वही आप एक्सेस कर सकते हो। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वीपीएन क्या हो, क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको एडवांटेज ये 4 लाइनें आपको ज़रूर बोलनी है। फिर आपको डिटेल में बताना है, लेकिन आपको इंक्रिप्शन, सिक्योर कनेक्शन, प्राइवेसी और एक्सेस कंट्रोल ये बताना है। इसको बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में बता भी रखा है, तो वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ उतने डिटेल में हम बता नहीं सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद देखिए दिया व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वीपीएन कनेक्शन इन AWS बीपीसी। अब अगर वो देखिए पहला क्वेश्चन तो पूछेंगे वीपीएन क्या होता है, फिर बोलेंगे वीपीएन यूज़ क्यों करते हैं, तब आप बताओगे, फिर बोलेंगे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या कैसे सेटअप करते हैं, वो भी जानना वो चाह रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो उसमें बनता है वो यही बनता है कि कंपोनेंट क्या है। तो बीपीएन कनेक्शन मेन कंपोनेंट्स, एक कस्टमर गेटवे होगा, ये किधर होगा, ये कस्टमर के साइड लगा होगा। एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और ट्रांजिट गेटवे, इसको मैंने डिटेल में बता रखा था अभी पिछले जब हम 30 to 35 क्वेश्चन कवर कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक बीपीसी है तो हमें वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज़ करना, अगर एक से ज़्यादा बीपीसी को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम ट्रांजिट गेटवे यूज़ करेंगे। तो दो चीज़ें आपको ये भी हो गई, कस्टमर गेटवे समझ में आ गया, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ट्रांजिट गेटवे। बीपीएन टनल जो मैं बता रहा था कि दोनों के बीच में जब कनेक्शन बनता है तो एक टनल बनती है, उसके बारे में बात करनी है। और उसके बाद अगला है कस्टमर गेटवे डिवाइस, जो कनेक्ट कर रहा है कस्टमर के एंड पे, वो होता है कस्टमर गेटवे डिवाइस। तो ये आप बात या ध्यान रखिएगा और इन कंपोनेंट का आप जिक्र जरूर करिएगा। इसमें देखिए 3-4 तो बहुत जरूरी है। एक तो आप कस्टमर गेटवे, एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ट्रांजिट गेटवे, बीपीएन टनल, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका कस्टमर गेटवे डिवाइस। तो इतनी चीज़ें आपको यूज़ करनी होती है जब आप बीपीएन एक सेटअप करते हो। किस लिए? बीपीसी से आपके ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो यूज़ ही आप भूल जाओ। किस लिए यूज़ किया जाता है? आपके ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर से या आपका ऑन प्रीमिसेस जो नेटवर्क है उससे बीपीसी को, AWS के बीपीसी को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू सेटअप ए VPN कनेक्शन बिटवीन योर बीपीसी एंड ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क। अब उसके बाद उसमें वो आगे पूछते हैं कि कैसे सेटअप किया जाता है। तो देखिए सेटअप करने का जो मेथड होता है वो क्रिएट अ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एंड अ कस्टमर गेटवे इन द बीपीसी। क्या करना है कि आपको एक कस्टमर गेटवे और एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे वहाँ पे क्रिएट करना। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे अगर आप यूज़ कर रहे हो, नहीं तो ट्रांजिट गेटवे यूज़ कर रहे हो तो वो। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है VPN कनेक्शन बिटवीन देन, उनके बीच में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कि कौन सी ट्रैफिक कहाँ पे अलाउ है, कौन से एक तरह से रूल सेट करना हो गया। उसके बाद सेटअप द नेसेसरी राउटिंग ऑन द बोथ द बीपीसी एंड ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क टू अलाउ ट्रैफिक थ्रू द VPN। क्या होता है VPN के थ्रू आप अगर कनेक्ट कर देते हो वहीं पे आपकी बात नहीं खत्म हो जाती है, आपको ये भी करना है कि परमिशन भी हो। नहीं तो भले कनेक्ट है वो बीपीसी से डाटा ट्रांसफर ही नहीं होगा या आपके डेटा सेंटर से डेटा नहीं ट्रांसफर होगा। तो प्रॉपर उसका क्या है, पूरी परमिशन होनी चाहिए और उसको ट्रैफिक कौन कौन सी अलाउ है, सारी चीज़ों की सेटअप की जाती है। तो ये एक मेथड होता है कि आपको देखिए वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, कस्टमर गेटवे सब आपको अपने AWS अकाउंट में, ऐसा नहीं कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि जो कस्टमर गेटवे है वो तो कस्टमर के एंड पे लगेगा तो वो वहाँ पे क्रिएट होगा, नहीं, क्रिएट आपको ही करना है। वो मैंने दिखाया भी था डिटेल में, तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए एक ये जो सेटअप बनता है, इसीलिए मैंने डायग्राम इसमें ऐड किया है। देखिए ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और ये आपका कस्टमर गेटवे, ये VPN कनेक्शन है और यही आपका टनल होता है। टनल हमेशा क्या होता है कि जब VPN आप कनेक्ट करते हो दो टनल बनती है, एक टनल आपकी अप रहेगी, एक टनल आपकी डाउन रहेगी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि अगर उसमें कुछ इशू आए तो दूसरी अपने आप अप हो जाएगी।
तो और ये देखिए आपका इंस्टेंस और बीपीसी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का यूज़ किए हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर, ये जो है डेटा सेंटर है आपका ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। तो यहाँ पे ये एक बार आप जो डायग्राम में दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जो कस्टमर के साइड लगा होता है उसको कस्टमर गेटवे बोलते हैं, और जो बीपीसी के साइड लगा होता है वो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और ट्रांजिट गेटवे, और बीच का जो होता है बीपीएन कनेक्शन, बीपीएन टनल होता है। और यहाँ पे ही कस्टमर की जो अपनी कस्टमर गेटवे डिवाइस होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सेम यही सेटअप देखिए, जब आप यहाँ पे ट्रांजिट यूज कर रहे हैं तो देखिए साइड टू साइड बीपीएन कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए कस्टमर गेटवे है, यहाँ पे किस साइड, जो आपका डेटा सेंटर है या ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है। उसके बाद देखिए ये इंटरनेट है, और उसके बाद इधर क्या है, ट्रांजिट गेटवे। ट्रांजिट गेटवे में आप देखो अब यहाँ पे उसने टेस्ट बीपीसी, डेवलपमेंट बीपीसी, प्रोडक्शन बीपीसी। मैं आपको क्या बोल रहा था कि जब आपको एक बीपीसी ऐड करना तब आपके लिए कौन सा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा कनेक्ट करना तब आपको ट्रांजिट गेटवे ही यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर इस सिचुएशन को आप देखो तो देखिए एक कनेक्शन आपका बना, एक ट्रांजिट गेटवे लगा और उससे सारी बीपीसी कनेक्ट हो गए। अब यहीं पे अगर आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज़ करते तो एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे आप यहाँ लगाते, उसको इससे कनेक्ट करके और उसका अलग बीपीएन कनेक्शन बनाते, फिर एक इसके लिए बनाते, उसका अलग बीपीएन कनेक्शन बनाते, फिर एक इसके लिए बनाते, उसका अलग बीपीएन कनेक्शन बनाते, और एक आप दो इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेयर सर्विस है उसके लिए अलग। तो 4 कनेक्शन आपको बनाने पड़ते और उसका चार्ज आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या बेस्ट है आपके लिए, ट्रांजिट गेटवे बेस्ट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लगा है, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखोगे ट्रांजिट गेटवे लगा है। ट्रांजिट गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे AWS के साइड लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द AWS डायरेक्ट कनेक्शन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए बीपीएन। अब देखिए डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में भी बहुत बात होती है कि AWS डायरेक्ट कनेक्शन क्या है और बीपीएन से ये डिफरेंस में क्यों, मतलब क्यों अलग होता है। तो देखिए AWS डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड हाई बैंडविड्थ कनेक्शन बिटवीन योर ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क एंड AWS। क्या होता है, जो देखिए यहाँ तक आपको बात लग रही होगी सेम ही है, हाई बैंडविड्थ है, डेडिकेटेड कनेक्शन है, और आपके किसके, AWS को और ऑन प्रीमिसेस को जोड़ रहा है। उसके बाद जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस ये है, बाईपासिंग द इंटरनेट। ये क्या होता है, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये किसके थ्रू करता है, ये प्राइवेट लिंक के थ्रू करता है, इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक जैसे बोला जाता है ना कि जो आपका बीपीएन जा रहा था तो बीपीएन की जो ट्रैफिक फ्लो हो रही थी उसमें इंटरनेट के थ्रू ही हो रही थी। हालांकि सिक्योर है, सिक्योर आपके कनेक्शन है, इनक्रिप्टेड फॉर्म है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें तो यूज़ ही नहीं है। इसमें क्या है, प्राइवेट लिंक के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। It offer lower latency and more consistent performance compared to VPN which use the public internet। क्या होता है कि जो आपका VPN होता है वो पब्लिक इंटरनेट यूज़ करता है, और ये जो है ये क्या करता है, ये आपका प्राइवेट उसके थ्रू चलता है बिना इंटरनेट के। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी बोला जाता है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और हालांकि बीपीएन भी बहुत सिक्योर है और लेटेंसी इसकी लो होती है। मतलब बीपीएन आप लॉजिकल ही लगाओ कि कोई चीज़ आपके सिस्टम में रखी है, वहाँ से अगर आप उसको देख रहे हो, कोई वीडियो है और एक वीडियो आप इंटरनेट से देख रहे हो, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा भाई कि अगर अच्छी क्वालिटी होगी वीडियो जितनी भी आपके लैपटॉप में है तो वो अच्छी चलेगी, इंटरनेट पे वो स्लो होने लगेगी, उस पर डिले आएगा। तो इस तरह की बात होती है आपके AWS डायरेक्ट कनेक्शन और VPN के बीच में। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे आप मान लो कि बहुत छोटा कोई डाटा है तो उसको तो आप VPN के थ्रू और इसके डायरेक्ट कनेक्शन दोनों के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत हाई डाटा है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई मूवी है उसकी जो क्वालिटी बहुत हाई है, 50 GB की है, तो अगर वो आपके सिस्टम में है तो वो आसानी से चल जाएगी। उसको आपको इंटरनेट से लाना है, डाउनलोड करना है, तो स्पीड थोड़ी स्लो आएगी भले आपका कितना अच्छा नेट हो। तो वैसे ही होता है VPN कनेक्शन। VPN कनेक्शन में क्या होता है कि परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि भाई आपका नेट कैसा है, सारी चीज़ें कैसी हैं। और प्राइवेट जो AWS डायरेक्ट लिंक वो होता है डायरेक्ट कनेक्शन, वो क्या होता है, वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। हालांकि इसको डेडिकेटेड एक पाथ होता है, तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू VPN। मतलब
जो बीपीएन की आपका चार्ज आता है उससे ये ज़्यादा चार्ज आता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। AWS डायरेक्ट कनेक्शन बेसिकली ये आपके क्या है, ऑन प्रेमिसेस और बीपीसी को कनेक्ट करेगा AWS अकाउंट को। कैसे? प्राइवेट लिंक के द्वारा, प्राइवेट कनेक्शन के द्वारा, कि बिना उसका यूज़ किए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कॉन्फ़िगर ए राउट टेबल टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू एन इंटरनेट गेटवे। की जो आपका इंटरनेट गेटवे, या बेसिकली बात करें कि अगर आपको अपने इंस्टांस को इंटरनेट पे भेजना है तो कैसे उसको ट्रैफिक को डायरेक्ट करोगे, या क्या उसका मेथड है। तो बेसिक सा स्टेप होता है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। कि जब आप राउट टेबल क्रिएट किए होते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रिएट ए रूट इन द राउट टेबल विद द डेस्टिनेशन 0.0.0.0/0 फॉर IPv4 और उसके बाद /0 फॉर IPv6। ऐसे करके आपको करना होता है। 2 बार यहाँ पे डॉट लगे होते हैं, एंड द टारगेट एज अ इंटरनेट गेटवे। और उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट गेटवे को टारगेट करना होता है। एसोसिएट दिस राउट टेबल विथ अप्रोप्रिएट सबनेट। इसको किसके साथ करना होता है, जो आपका अप्रोप्रिएट सबनेट है, और उसमें करके कि जिससे आपका जो इंटरनेट पे जाने का रास्ता वो क्लियर हो जाए। अगर आपको यहाँ पे देखना हो तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं यहाँ पे बीपीसी में, ये देखिए मेरे पास बीपीसी एक बनी हुई है। तो बीपीसी नहीं, मैं राउट टेबल पे आता हूँ। तो मेरे पास देखिए एक राउट टेबल यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 0.0.0/0 ये इंटरनेट गेटवे मेरा है, जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है क्रिएट उसकी। ये देखिए इंटरनेट पे जाने का रास्ता ये लोकल का दिया हुआ। अब इसी में अगर आप एडिट करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये आईपी और ये CIDR याद करना है। देखिए ये 0.0 आपका हो गया, और ये वाला ऑप्शन देता है कि अगर आप ये सेलेक्ट कर लेते हो, फिर यहाँ पे आते हो, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करते हो, जो आपके पास इंटरनेट गेटवे अवेलेबल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, सेव चेंज करते हो। तो आप देखो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया कि यहाँ पे आपने IPv4 था पहले से, IPv6 भी ऐड कर दी। तो इस तरह से इसका तरीका होता है कि आप ऐड करना है, बिल्कुल आसान होता है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हाट इज अ BPC एंड पॉइंट। अब BPC एंड पॉइंट क्या होता है, BPC एंड पॉइंट देखिए क्या होता है कि एन AWS BPC एंड पॉइंट इज ए सर्विस दैट अलाउ यू प्राइवेटली कनेक्ट योर BPC to support AWS services and BPC endpoint services powered by private link without needing an internet gateway, net device, VPN connection, AWS direct connection। और अब इसमें देखिए BPC जो एंड पॉइंट होता है वो एक ऐसी सर्विस है कि वो क्या करता है कि प्राइवेटली, एक प्राइवेट लिंक के द्वारा, और आपका जो वो होती है जो AWS की सर्विसेज हैं, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। किसके बिना, बिना आप इंटरनेट का यूज़ किए, बिना आप नेट का यूज़ किए, VPN कनेक्शन जो हम यूज़ करते थे उसका भी नहीं, और AWS डायरेक्ट कनेक्शन का भी यूज़ नहीं करना होता। तो देखिए ये जो होता है एक अलग मेथड है BPC एंड पॉइंट। इसका सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आप बोलिएगा कि किस लिए यूज़फुल है, प्राइवेटली कनेक्ट करता है कि जो AWS की सर्विसेज है और BPC को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत यूज़फुल ये होता है BPC एंड पॉइंट। क्योंकि देखिए और जो चीज़ें हैं, इंटरनेट गेटवे हो गया, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे तो मान लीजिए फ्री है, नेट गेटवे हो, नेट डिवाइस हो गई, या VPN कनेक्शन, इन सब का आपको चार्ज देना पड़ता है। तो BPC एंड पॉइंट का भी चार्ज होता है, लेकिन अभी मैं आगे वो बताऊंगा। 2 तरीके का होता है, जिसमें एक नहीं चार्ज होता और दूसरे का में चार्ज, गेटवे एंड पॉइंट होता है वो चार्ज नहीं होता, तो वो फ्री होता है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या दिया, what are the different type of BPC endpoint and how do they differ। अब देखिए जब बात आई कि उसके बाद कि कितने तरीके का होता है, आपको ये समझ में आ गया BPC endpoint क्या होता है। BPC endpoint BPC और AWS की सर्विसेज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्राइवेटली, बिना इंटरनेट पे जाए, क्योंकि जिससे आपका क्या है, सिस्टम जो है वो सिक्योर रहे। और उसमें देखिए अब वो पूछा गया कि वो कितने तरीके का होता है, तो वो 2 तरीके का होता है, गेटवे एंड पॉइंट और इंटरफेस एंड पॉइंट। अब उनमें क्या डिफरेंस होता है, गेटवे एंड पॉइंट प्रोवाइड प्राइवेट एक्सेस टू AWS सर्विसेज लाइक S3 एंड DynamoDB। गेटवे एंड पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 2 सर्विसेज का यूज़ होता है, वो मतलब जो हम एक्सेस कर सकते हैं S3 और DynamoDB। और जो उसके बाद आपका दूसरा वाइल इंटरफेस एंड पॉइंट
powered by private link provide private connectivity to other AWS services and BPC resources। उसके अलावा बहुत ढेर सारी जो सर्विसेज हैं उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इंटरफेस एंड पॉइंट के द्वारा हम कनेक्ट करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक आपके पास होगा गेटवे एंड पॉइंट और एक आपके पास होगा इंटरफेस एंड पॉइंट। और गेटवे एंड पॉइंट में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, S3 और DynamoDB को कनेक्ट करने के लिए। तो कभी भी अगर आपको S3 और DynamoDB कनेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, गेटवे एंड पॉइंट का यूज़ करोगे। और उसके अलावा जो ज़्यादातर सर्विसेज हैं उनके लिए आप क्या करोगे, इंटरफेस एंड पॉइंट का यूज़ करोगे। तो इसको एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर यहाँ पे हम आते हैं BPC, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट पे आओगे, अभी मैंने कोई क्रिएट नहीं किया है। तो आप जब देखोगे यहाँ पे तो आपको जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे जो आपके सर्विसेज हैं। देखिए 315 सर्विसेज हैं। अब अगर इसमें आप अभी गेटवे एंड पॉइंट अगर आप करो टाइप में, गेटवे एंड पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो कि जो आपका S3 और DynamoDB के लिए ही आपका गेटवे एंड पॉइंट यूज हो रहा है। सिर्फ तीन आपकी दो सर्विसेज हैं उसी का ये टाइप है। बाकी अभी आप जब अगर और चीज़ें देखोगे तो सब में क्या है, इंटरफेस एंड पॉइंट है। आप कहीं भी आओगे देखोगे सब इंटरफेस एंड पॉइंट ही यूज़ कर रहे हैं। लगभग 315 सर्विसेज हैं टोटल उसमें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गेटवे एंड पॉइंट आपका S3 और DynamoDB के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद कोई भी अगर सर्विस होती है, मैक्सिमम सर्विस, ये भी मत बोलिएगा कि सारी सर्विसेज के लिए, बहुत सारी सर्विसेज के लिए इंटरफेस एंड पॉइंट भी नहीं यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बोलिएगा मैक्सिमम सर्विसेज के लिए, मतलब कुछ सर्विसेज अगर छोड़ दें तो लगभग लगभग सारी सर्विसेज के लिए। अब देखिए इसका एक आप अगर वर्किंग देखिए तो देखिए, जैसे मान लीजिए अमेजॉन SNS हमें यूज़ करना था, जो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होती है उसका हमें यूज़ करना था। तो क्या तरीका होगा, जो हमारा अगर हम अपने प्राइवेट सबनेट के लिए करते हैं, जो आप हमारा EC2 इंस्टांस है वो प्राइवेट सबनेट में है, तो वो क्या करेगा, पहले नेट गेटवे पे जाएगा, नेट गेटवे से वो ट्रैफिक भेजेगा इंटरनेट गेटवे पे, फिर वहाँ से वो अमेजॉन SNS का यूज़ करेगा। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपने BPC के बॉर्डर पर ही BPC एंड पॉइंट लगा है, एंड पॉइंट्स नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जो आपके BPC का है वो एंड पॉइंट, वहाँ से सीधा वो कनेक्ट कर देगा प्राइवेटली, किससे, अमेजॉन SNS से। तो देखिए कितना सिंपल तरीका ये है, एक स्टेप में सीधा कनेक्ट हो गया। यहाँ इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई और उसके साथ साथ आपको इसका चार्ज भी काफ़ी देना पड़ता। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे आप कोई और सर्विसेज S3 वगैरह यूज़ कर रहे होते तो आपको बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा जाते बिना चार्ज के। तो ये इसका एडवांटेज है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कितना, इसीलिए मैंने ये डायग्राम ऐड किया था, कितना यहाँ से जाके यहाँ जाना था और यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप पे आपका अमेजॉन SNS से कनेक्ट हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए दिया है डिफरेंस बिटवीन गेटवे एंड पॉइंट एंड इंटरफेस एंड पॉइंट। अब गेटवे एंड पॉइंट और इंटरफेस एंड पॉइंट जो दो तरीके होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एंड पॉइंट पे आएंगे ये आप ध्यान रखिएगा, पहले पूछेंगे कि BPC एंड पॉइंट क्या होता है, फिर तुरंत ही पूछेंगे उनके टाइप क्या और किस सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। गेटवे एंड पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, S3 और DynamoDB के केस में आप गेटवे एंड पॉइंट ही यूज़ करिए और बाकी सारी कंडीशन में आपको क्या है, इंटरफेस एंड पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें डिफरेंस देखते हैं तो देखिए गेटवे एंड पॉइंट ऐड टारगेट इन अ राउट टेबल टू एक्सेस AWS सर्विसेज। क्या करना होता है कि जिस सर्विस को आपको एक्सेस करना है तो राउट टेबल में एज अ टारगेट उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद डज नॉट यूज सिक्योरिटी ग्रुप का यूज नहीं होता। सपोर्ट ओनली S3 एंड DynamoDB सर्विसेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, S3 और DynamoDB के लिए। ये मैंने कई बार बता दिया तो जिससे आपके दिमाग में ये रहे। और ये फ्री रहता है, दो ही की सर्विस देता है लेकिन ये फ्री है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर S3 और DynamoDB है तो आप फ्री के साथ जाओ, क्यों पैसा उसका चार्ज देना। और उसके बाद देखिए इंटरफेस एंड पॉइंट क्या होता है, कनेक्ट टू सर्विसेज पावर्ड बाय AWS प्राइवेट लिंक। ये क्या होता है, जो AWS की प्राइवेट लिंक का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू कनेक्ट करता है। मस्ट अटैच सिक्योरिटी ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। सपोर्ट मोस्ट AWS सर्विसेज, AWS की लगभग सारी सर्विसेज को सपोर्ट करता है। देखिए यहाँ पे भी ऑल नहीं लिखा, मोस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जिस पे नहीं यूज़ होता।
और इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज पर आवर पर जीबी डाटा ट्रांसफर, पर घंटे का आपको चार्ज देना और पर जीबी डाटा ट्रांसफर का, जैसे कितने घंटे एक्टिव रखना उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा और कितना डाटा आपने ट्रांसफर किया कितना जीबी उसका भी आपको चार्ज देना है। तो गेटवे एंड पॉइंट और इंटरफेस एंड पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने अपनी वीडियो जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उससे, जो उसमें जब पढ़ाया था तो उसका स्क्रीनशॉट लिया था कि जिससे ज़्यादा पॉइंट हम कवर कर सकें, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं इसमें पढ़ाता हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ कि आप क्वेश्चन मेनली कवर कर पाओ, जिससे अगर आप आंसर देखना चाहो तो खुद भी देख सको। तो इसीलिए इसमें एक एक दो दो पॉइंट ही कवर करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, हाउ डू यू कॉन्फ़िगर पॉलिसीज फॉर बीपीसी एंड पॉइंट। अब अगर आपने पॉलिसीज की बात करें, अगर आपने आईएम का पढ़ा होगा पहले से तो आपको पता होगा पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी एक तरह के सेट ऑफ रूल आप समझ लो कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कौन से रिसोर्स पे करना है, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। एक यूजर जब आता है तो ये सारी चीजें उसके साथ डिफाइन होके आती हैं। तो उसी तरह का ये है कि जो हाउ डू यू कॉन्फ़िगर पॉलिसीज फॉर बीपीसी एंड पॉइंट, कि बीपीसी एंड पॉइंट के लिए आप कैसे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करोगे। तो पॉलिसी आप ये समझ लो, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि क्या एक्शन कर सकते हैं, क्या कौन से रिसोर्स पे कर सकते हैं और किस टाइप का, ये सारा उस पर डिटेल रहता है। तो डिफाइन एंड पॉइंट पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस टू द AWS सर्विसेज दैट द बीपीसी एंड पॉइंट कनेक्ट टू, अटैच दीज पॉलिसीज टू बीपीसी एंड पॉइंट व्हेन क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग इट। जब आप बीपीसी एंड पॉइंट को क्रिएट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं उस टाइम आप अटैच करते हैं। बेसिकली ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बीपीसी एंड पॉइंट कनेक्ट कर लिए तो आप सारी सर्विसेज ही कनेक्ट कर लो, नहीं, उसमें भी आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी ना कि आप ये सर्विसेज ही अलाउ हैं। तो पॉलिसीज का काम वही होता है कि पॉलिसी जो होती है वो डिफाइन होती है। अगर आपको पॉलिसी का आइडिया नहीं है तो जो आईएम की सीरीज पड़ी है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कितने इसके टाइप होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या उसमें ऐड करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आगे बढ़ते हैं, हाउ डू यू सेटअप एन इंटरफेस बीपीसी एंड पॉइंट। अब देखिए वहाँ पे भी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे देखिए बीपीसी एंड पॉइंट था और वहीं से आप सीधा कुछ आपको करना नहीं होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं कोई भी जो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये आपने लिया सेलेक्ट करके और अपना बीपीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो सिंपल सा स्टेप होता, कुछ इसमें लोड नहीं होता, यही स्टेप हमें फॉलो करना होता। तो वही सिर्फ यहाँ लिखा है टू सेटअप एन इंटरफेस एंड पॉइंट। अब ये नहीं कि ये सिर्फ इंटरफेस के लिए, गेटवे के लिए पूछे फिर भी यही मेथड रहेगा। To set up an interface endpoint, go to the BPC console, select endpoint and create a new endpoint specifying the service and BPC। जो आपका सर्विस है और BPC किस BPC के लिए वो देखिए मैंने वहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट था। अगर आपने क्रिएट किया होता तो वहाँ पे और भी BPC आते तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए हाउ डज प्राइवेट लिंक वर्क विथ बीपीसी एंड पॉइंट। अब जो आपका प्राइवेट लिंक होता है वो बीपीसी एंड पॉइंट के साथ कैसे काम करता है। तो प्राइवेट लिंक प्रोवाइड प्राइवेट कनेक्टिविटी बिटवीन बीपीसी एंड AWS सर्विसेज। क्या होता है, प्राइवेट लिंक का काम ही यही होता है कि वो एक प्राइवेट कनेक्टिविटी बनाए किसके बीच में, बीपीसी। देखिए पब्लिक तो हम सारा यूज़ ही कर सकते हैं, बीपीसी के थ्रू हम सारी सर्विसेज का यूज़ ही करते हैं, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि प्राइवेट की बिना इंटरनेट पे जाए एक तरह से आपका डेटा जो है पूरा सिक्योर रहे। तो उस सिचुएशन की बात हो रही है कि प्राइवेट लिंक प्रोवाइड private connectivity between BPC and AWS services without using public IP, कीपिंग ट्रैफिक विद इन द AWS नेटवर्क। क्या होगा कि आपके सेम AWS नेटवर्क में ट्रैफिक रहेगा और बिना क्या है पब्लिक IP का यूज़ किए। तो ये जो मेथड है इसीलिए ज़्यादा फोकस में है कि सिक्योर है और डेटा जो आपका है वो आपके मतलब AWS नेटवर्क में ही है, बाहर कहीं पे नहीं जा रहा है। तो अब हम अगर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हाट इज द DSCP ऑप्शंस इज सेट इन BPC। जो DSCP का ऑप्शन होता है वो उसका क्या मतलब होता है जो आपके BPC में होता है। तो देखिए DSCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये वो मतलब फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ये DSCP ही पूछेंगे। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस एंड अदर
नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर टू डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। जो आपका जैसे एक डिवाइस होती है तो उसको जो डिफाइन कर मतलब उसको ऑटोमेटिकली एक आईपी असाइन कर देना और जो उसको नेटवर्क की ज़रूरत है वो सारा असाइन करना, वो काम होता है डीएचसीपी का। आपको नाम से ही लग रहा होगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और उसके बाद देखिए दिस अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ऑन ए आईपी नेटवर्क विदाउट द नीड फॉर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है कि जैसे डिवाइस ऐड हुई उसको उस तरह से पूरा सेटअप बना के वो उसमें आगे वो काम करने लगे। जैसे अगर आप समझो कि अगर हम एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो उसमें हम मैनुअली आईपी नहीं ऐड करते, तो कहीं ना कहीं इस तरह का काम जो होता है वो डीएचसीपी करता है कि सारी चीज़ें उस पर ऐड करके कि उसको प्रॉपर एक वर्किंग कंडीशन में बनाना। तो वो काम होता है आपका डीएचसीपी का, जो आपके बीपीसी में भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए एक यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं ये सारी डिटेल डाल के, आप डीएनएस वगैरह भी डाल के यहाँ पे सारा वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीएचसीपी क्या होता है। अगर हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट साइज फॉर अ सबनेट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिटरमाइन करना कि अप्रोप्रिएट साइज अपने सबनेट का। इसको मैंने जब मैं बता रहा था इसकी बीपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी बताया था बहुत डिटेल में। ये क्या होता है कि जो भी जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया था, अगर जैसे मान लीजिए आपको 30 आईपी की ज़रूरत है, आप ऐसा एक सेटअप बनाने जा रहे हो, 30 आईपी उसमें लगेगा, तो कभी भी आप 32 का सबनेट मत लो। 32 आईपी का हमेशा 64 या उससे ज़्यादा जो पॉसिबल है वो लो, क्योंकि उसकी दिक्कत ये है कि जब भी आप सबनेट क्रिएट करोगे 5 आईपी एडब्ल्यूएस खुद रखेगा, पहली 4 और लास्ट की। तो ये 5 आईपी वो पहले निकाल लिया और ये लोगों को पता नहीं होती और यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे बोला गया आपको कि 28 आईपी हमें है तो बोलेंगे चलो 32 का बना लेते हैं, 4 आईपी ज़्यादा ही है, लेकिन 5 आईपी तो एडब्ल्यूएस पहले ही ले लेगा, वो रिजर्व होती है, उनका आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप सबनेट आपको जैसे कंपनी में बोला जाएगा कि बेसिकली हमें 30 आईपी ऐड करनी है, 40 आईपी ऐड करनी है, तो बड़ा थोड़ा साइज ही रखिएगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि बाद में अगर कुछ और आ गया फिर आपको वो सबनेट आपका बेकार जाएगा, नया बनाइए फिर उसमें ऐड करिए। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए जो आप सबनेट का सिलेक्शन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस फॉर योर इंस्टांसेस एंड रिजर्व आईपी फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैं आपको बता रहा था जितनी तो आपको अभी ज़रूरत है, उसके बाद फ्यूचर में भी जैसे देखिए क्या हुआ कि IPv4 का कॉन्सेप्ट आया। अब जिस टाइम ये डिस्कवर किया गया उस टाइम के अनुसार वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा था कि लोग या तो फ़ोन में आईपी यूज़ करते थे या लैपटॉप में यूज़ करते थे, और फ़ोन भी बहुत कम लोगों के पास था, तो IPv4 उस टाइम बहुत आया। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, समय के साथ लोग अब जो वॉच लगा रहे हैं उसमें भी आईपी है, स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी आईपी चाहिए, फ़ोन सबके पास है, लैपटॉप सबके पास होने लगे, तो क्या हुआ आईपी कम पड़ने लगी। तब जो है IPv6 की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं कि उसमें और ज़्यादा रेंज है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपको दिख रहा है उसके बाद भी उसमें ऐड करने के लिए फ्यूचर जब आपका ग्रो करे नेटवर्क, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईपी थोड़ा ज़्यादा ही लिया करिए। और उसके बाद चूज अ सबनेट साइज CIDR ब्लॉक दैट एकोमोडेट्स योर नीड वाइल कंसिडरिंग नेटवर्क डिजाइन बेस्ट प्रैक्टिस। की मतलब ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आप साइज सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 30 आईपी की ज़रूरत है तो आपने क्या किया 1024 वाला वो ले लिया सबनेट, मतलब 2 to the power 10 के रेंज में, या 60 मतलब 16 इस तरह का। तो वो भी नहीं समझदारी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक रेंज ऐसी बने कि जो आपको लगे कि हाँ ये फिट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए आगे आता, अभी जो हम यहाँ पे है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारी 5 आईपी होती है उनका क्या काम होता है, क्यों रिजर्व की जाती है और कौन कौन सी, वो भी पूछते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि 5 आईपी रिजर्व करता है ईच सबनेट का, पहली 4 और एक लास्ट आईपी, ये 5 हमेशा रिजर्व हो जाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हाट इज AWS ट्रैफिक मिररिंग। अब ट्रैफिक मिररिंग क्या होता है ये मैंने आपको बताया भी था,
तो देखिए AWS ट्रैफिक मिररिंग इज ए फीचर प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज दैट अलाउ यू टू कैप्चर एंड इंस्पेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक इन योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो आपका नेटवर्क पे जो मतलब ट्रैफिक आ रही है उसको एक तरह से आप समझो कैप्चर करके और कहीं दूसरी जगह बैठ के उसको एनालिसिस करना, इंस्पेक्ट करना, उसके लिए आपका AWS ट्रैफिक मिररिंग एक तरह से आप समझो मिरर बना दे रहा है। जो आपकी ट्रैफिक यहाँ है वही ट्रैफिक बोल दिया गया कि हमें दे दो भाई, हम अलग होके देख लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। This capability is particularly useful for network security monitoring, performance analysis and compliance requirement। ये मैंने आपको बताया था कि कहाँ देखिए सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होगी जब आप लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस का कि कितना पैकेट ड्रॉप हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, ये सारी चीज़ें, और कंप्लायंस बोला जाता है कि भाई ये आपका सिस्टम है, इसका डेटा 5 साल का, जैसे RBI वगैरह का गाइडलाइन होता है कि जो बैंक है और इनके कि आप डेटा जो है वो 5 साल तक रखो, 7 साल तक रखो। तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन में उतना लोड तो दे नहीं सकते हैं, तो वो डेटा एक जगह वो स्टोर करते रहते हैं। तो उन सब तरह की सिचुएशन के लिए जो आपका AWS ट्रैफिक मिररिंग है वो यूजफुल होता है। उसके बाद देखिए यूज ऑफ AWS ट्रैफिक मिररिंग, अब यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो आप यहाँ से देख ही सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग मैंने आपको बता दिया, इंसिडेंट रिस्पांस एंड फॉरेंसिक्स, कि जो आपका कुछ मतलब जैसे कुछ इंसिडेंट हुआ तो आप वहाँ पे देख पाएँ कि कोई पैकेट लॉस हुआ या मान लीजिए किसी ने एक्सेस तो नहीं किया या कुछ डेटा इधर उधर हुआ, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग और कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए भी होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो की पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो आपके प्रोडक्शन पे ट्रैफिक आ रही है वही ट्रैफिक आपके पास एक अलग डब्बे में भी रखी हुई है कि जहाँ से आप मॉनिटरिंग उसको कर सके, एक दूसरा इंस्टांस है वहाँ से। तो वो वहाँ पे देखिए जो जो यूज़ है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एनालिसिस उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और डेटा लॉस प्रिवेंशन DLP उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ये सारा बेसिकली आप समझो कि आपको वो ट्रैफिक मिल गई बिना प्रोडक्शन को डिस्टर्ब किए, एक जगह आप बैठ के उसको एनालिसिस कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह का आपका नेटवर्क बनता है। ये आपका BPC है, ये यहाँ पे देखिए जो सोर्स है, यहाँ पे जैसे ट्रैफिक आ रही है और यहाँ पे देखिए मिररिंग का हो गया, तो मिरर टारगेट, अब यहाँ से ट्रैफिक यहाँ भी जा रही है, सेम जो ट्रैफिक यहाँ है वही ट्रैफिक इसके पास भी है। तो जो आपको यहाँ देखना था, मॉनिटरिंग करनी थी, लॉग देखना था, वो अब आप इस वाले सिस्टम पे देख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्री रिक्विजिट्स ऑफ AWS ट्रैफिक मिररिंग, क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है या क्या क्या कॉन्फ़िगर करना होगा जब आप क्या करोगे, AWS ट्रैफिक मिररिंग का यूज़ करोगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए द ट्रैफिक मिररिंग सोर्स एंड ट्रैफिक मिरर टारगेट मस्ट बी इन द सेम BPC और इन BPC दैट आर कनेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग BPC में कर दो, जहां भी आपका सोर्स और टारगेट होंगे वो दोनों सेम BPC में होंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है, या तो सेम BPC में हो, या क्योंकि आपको डेटा भी तो फ्लो कराना है, या ऐसा हो कि BPC कनेक्ट हो, आप ट्रांजिट गेटवे का या BPC पेयरिंग का यूज़ करके कनेक्ट किए हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि भाई डेटा तभी जाएगा या तो सेम BPC में हो या BPC पेयरिंग का आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग BPC पेयरिंग और ए ट्रांजिट गेटवे, दोनों में से किसी का यूज़ करके। उसके बाद ट्रैफिक मिररिंग टारगेट मस्ट अलाउ ट्रैफिक टू UDP पोर्ट 4789, ये भी याद रखिएगा कि जो आपका ट्रैफिक मिररिंग टारगेट है उस पर क्या है, पोर्ट को आपको कौन सा अलाउ करना, 4789, ये याद रख लीजिएगा। UDP का पोर्ट होता 4789, वो आपको ओपन रखना होगा। उसके बाद ट्रैफिक मिररिंग सोर्स मस्ट हैव ए राउट टेबल एंट्री फॉर द ट्रैफिक मिररिंग टारगेट। ये आपको पता ही है कि राउट टेबल में भी आपको वो मतलब ऐड करना पड़ेगा कि इसका जो ये है सोर्स है और यहाँ की ट्रैफिक यहाँ पे जाएगी, तो वो भी आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप रूल एंड नेटवर्क ACL रूल ऑन द ट्रैफिक मिररिंग टारगेट कैन नॉट ड्रॉप द मिरर ट्रैफिक फ्रॉम द ट्रैफिक मिरर सोर्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी ग्रुप जो रूल्स होते हैं नेटवर्क ACL, वो क्या होता है, वो ट्रैफिक मिररिंग टारगेट को मतलब एक तरह से उसकी जो ट्रैफिक है उसको ड्रॉप नहीं करेगा, जो ट्रैफिक आपकी वहाँ से ट्रैफिक मिरर सोर्स से आ रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग योर BPC। अब BPC को सिक्योर करने के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है,
तो देखिए यूज सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क एसीएल, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप का आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क एसीएल। अब आप समझो बीपीसी सिक्योर, जैसे बोला जाता है घर सिक्योर हो, तो घर को आपको नहीं सिक्योर करना, सिक्योर आपको करना उसके अंदर जो आदमी है। तो वही सिचुएशन इसकी है कि अब आप बोलोगे कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है उससे आपका बीपीसी कैसे सिक्योर होता, नहीं, उसके अंदर जो इंस्टांस है बीपीसी का काम क्या है कि वो सिक्योर कर रहा है और आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा वो भी सिक्योर कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा बात आप सोचना कि बीपीसी के लिए हम कहाँ सिक्योरिटी लगाते हैं, तो वो होता है इंस्टांस लेवल या और जो आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो उन बातों का ध्यान रखना। तो यूज सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क एसीएल इनेबल बीपीसी फ्लो लॉग की कितना डेटा आपका आ रहा है, कितना जा रहा है और कौन कौन पर्सन एक्सेस वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए आपको फ्लो लॉग चाहिए होगा। उसके बाद अप्लाई लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल की, ये बोला जाता है कम से कम, ये नहीं कि आप पूरा अलाउ करो। जैसे अगर आप घर बनाते हो तो बोलते हैं भाई कि एक ही गेट रखो, ऐसा ना हो कि 10 साइड गेट हो, या ऐसे बोलते हैं कि बहुत ढेर सारी घर के मतलब जो बाहर की दीवार हो उस पर खिड़कियां हो, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़रूरत है, जिन पोर्ट की ज़रूरत है, जिन अगर आप नेटवर्क एसीएल में लगा रहे हो तो वो कम से कम लगाओ जितना आपको ज़रूरत हो। उसके बाद यूज़ प्राइवेट सबनेट फॉर सेंसिटिव डेटा। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, मैं आपको बोल रहा था बार बार कि जैसे आपके लॉग के हो गए या डेटाबेस हो गया, उसको आपको कभी पब्लिक सबनेट में नहीं क्रिएट करना, उसको हमेशा प्राइवेट में ही रखना है कि कोई बंदा उसको ना एक्सेस कर पाए। क्योंकि किसी कंपनी का अगर डेटाबेस चला गया और एक्सेस हो गया ना, तो फिर उस कंपनी का मतलब आप समझो कहानी ख़त्म है। तो डेटाबेस को तो नहीं जाने देना है किसी भी हाल में, इसलिए उसको क्या किया जाता है, प्राइवेट सबनेट में रखा जाता है। और उसके बाद एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस यूजिंग आईएम पॉलिसीज, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम आईएम के बारे में पढ़ेंगे, और या जो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो है उसमें है, तो आईएम पॉलिसीज के मतलब थ्रू की क्या क्या परमिशन देनी है और वो सब ऐड करके वो हम क्या करते हैं, अपने बीपीसी को सिक्योर करते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, हाउ डू यू ट्रबल शूट कनेक्टिविटी इशू विद इन अ बीपीसी की, जो आपका जैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप उसको वेरीफाई करोगे या क्या उसका स्टेप फॉलो करोगे कि क्या इशू आ रहा है। तो देखिए सबसे पहला तरीका होता है कि आपको राउट टेबल चेक करना है कि आपने उसको डायरेक्ट किया है ट्रैफिक को वहाँ या नहीं, या अगर आपने किया है तो मतलब वहाँ पे ऐसे जैसे मान लीजिए कोई आपका इंस्टांस है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इंटरनेट से, तो देखना पड़ेगा आपको कि हो सकता है आपने राउट टेबल में उसको क्या हो, इंटरनेट गेटवे का रास्ता ना दिया हो, तो इस तरह का। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप दूसरा देखा जाता है कि भाई आपने उसको परमिशन दे रखी है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसा पोर्ट कुछ ऐसा एक्सेस करने जा रहे हैं 443, तो सिक्योरिटी ग्रुप पे आप देखेंगे तो वो कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप में उसको ऐड कर रखा है कि नहीं। उसके बाद फिर नेटवर्क एसीएल में कि आपने डिनाई वगैरह तो नहीं कर सकता। उसके बाद आपने बीपीसी फ्लो लॉग में पूरा एनालिसिस आप कर पाओगे कि कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कौन सी ट्रैफिक जा रही है। उसके बाद इंश्योर दैट इंस्टांसेस हैव करेक्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड आर एसोसिएटेड विथ अप्रोप्रिएट सबनेट की, जो आपके इंस्टांस है उनकी जो आईपी और उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो सबनेट है उनके साथ वो कनेक्ट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि आपने इंस्टांस को क्रिएट कर दिया है पब्लिक में, लेकिन उसके पास पब्लिक आईपी ही नहीं है एक्सेस करने की, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेट गेटवे एंड नेट इंस्टांस एंड व्हेन वुड यू यूज इट, कि आप इनको कब यूज कर सकते हो और क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस तो मैंने काफ़ी डिटेल में पीछे भी इसका बता दिया कि क्या होता है कि जो नेट गेटवे आर मैनेज बाय एडब्ल्यूएस, वो क्या होता है एडब्ल्यूएस के द्वारा मैनेज किया जाता है, ऑफर बेटर अवेलेबिलिटी। नेट इंस्टांस तो आपका इंस्टांस की तरह हो गया कि जितना आप मतलब उसका बैंडविड्थ और जितनी उसकी हाई क्वालिटी रखोगे उतना वो अच्छा होगा। और नेट गेटवे जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा जो होता है हाई अवेलेबिलिटी और हाई बैंडविड्थ पे होता है। तो ऑफर बेटर अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी एंड आर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज केसेस, कि जहाँ पे जैसे नेट गेटवे है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेटर है नेट इंस्टांस से और ज़्यादातर सिचुएशन में वही यूज़ किया जाता है।
उसके बाद नेट इंस्टांसेस रिक्वायर्ड मैनुअल मैनेजमेंट एंड स्केलिंग बट माइट बी यूज फॉर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन और लोअर कॉस्ट सिनेरियो। यही है फायदा। जैसे आपको देखिए बहुत छोटा, जैसे आपको पता है कि जो हमारा ये डीबी है ये कभी एक बार जाता है उस पे इंटरनेट पे, और क्या करने जाता है, थोड़ा सा कुछ अपडेट करने। तो उसके लिए अगर नेट गेटवे आप रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज उसका महीने का भी देंगे, जिस टाइम ट्रैफिक जाएगी उसका भी देंगे। तो उस सिचुएशन में बोला जाता है कि भाई आप T2 माइक्रो का नेट इंस्टा वो ले लो, जो नेट इंस्टांस है वो ले लो, वो मैनेज कर देगा। तो इस तरीके से आप उसका क्या कर सकते हैं, अपने मतलब कंडीशन के अनुसार नेट गेटवे और नेट इंस्टांस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन में बहुत मतलब ज़्यादा यूज़ है तो आप नेट गेटवे की तरफ ही जाइए, क्योंकि उस पर टेंशन बिल्कुल नहीं रहती है, उसको मैनेज करने का कोई लोड नहीं रहता है। उसके बाद अगर आते हैं तो देखिए वाई शुड यू डिप्लॉय सबनेट इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। ये बहुत बार हम बता चुके हैं, हमने लोड बैलेंसर में भी ये बात की कि सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है कि मल्टीपल एजी में रखने का, कि कोई अगर एक एजी में इशू आए तो बाकी चलते रहे और आपका सिस्टम डाउन ना हो। वही सेम बात हर जगह होगी। डिप्लॉइंग सबनेट इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन इंक्रीजेस फॉल्ट टॉलरेंस एंड अवेलेबिलिटी। इट हेल्प इंश्योर दैट योर एप्लीकेशन रिमेन ऑपरेशनल इवन इफ वन अवेलेबिलिटी जोन फेल्स। कि जब आपका कोई एक अवेलेबिलिटी जोन फेल भी हो जा रहा है, या मान लीजिए दो भी फेल हो गया, तो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो चलता रहेगा, क्योंकि एक अवेलेबिलिटी या दो अवेलेबिलिटी जोन जो एक्स्ट्रा थे उसमें भी आपने क्रिएट कर रखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए हाउ डू यू माइग्रेट एन एग्जिस्टिंग बीपीसी टू ए न्यू रीजन। कि जैसे मान लीजिए आपका कोई एक बीपीसी है, उसको दूसरे बीपीसी में माइग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी है और ये फंसाते हैं। तो क्या होता है कि और चीज़ों को हमें याद होती है, जैसे इंस्टांस वगैरह की, तो उसी फ्लो में हम बोल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यू कैन नॉट डायरेक्टली माइग्रेट अ बीपीसी टू ए न्यू रीजन। नए रीजन में क्या करते हैं, आप माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड यू मस्ट मैनुअली रिक्रिएट द बीपीसी इन न्यू रीजन एंड देन माइग्रेट द रिसोर्सेज। क्या होता है कि देखिए मैं आपको बोल रहा था कि घर नहीं ट्रांसफर होता, ट्रांसफर क्या होते हैं लोग। कि बोला जाता है कि भाई अभी मेरा घर यहाँ पे है, 2 साल बाद मेरा घर वहाँ पे होगा, तो ऐसा नहीं है मैं घर लेके वहाँ चला जाऊँगा। क्या हुआ कि यहाँ जो परिवार था वो जाके वहाँ रहने लगा। सेम वही बोला जाता है बीपीसी के लिए, कि बीपीसी में कि क्या होगा कि अभी आप जैसे यहाँ पे इस बीपीसी में आपके इंस्टांस और सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या करो, एक नया बीपीसी क्रिएट करो, घर की तरह जैसे नया बनवाओ, और उसके बाद जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो इंस्टांस और सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ले जाके करो। तो एक तरह से आपका सिस्टम जो है वो माइग्रेट हो गया, क्योंकि CIDR वगैरह तो आप सेम सेलेक्ट ही कर सकते हो सारी चीज़ें। तो आपके दूसरे रीजन में आपका एक पूरा जो सेटअप है वो क्रिएट हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए हाउ डू यू डिज़ाइन अ बीपीसी फॉर हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप कैसे डिज़ाइन करोगे, तो देखिए उसमें डिज़ाइन करने का यूज़ मल्टीपल सबनेट इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, जो बार बार बोलता हूँ। तो ये याद रख लीजिए, कहीं भी अगर आता है हाई अवेलेबिलिटी तो मल्टी एजी का नाम जरूर लेना है। उसके बाद देखिए कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर एंड इम्प्लीमेंट रिडेंडेंसी फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स। की जो आपकी क्रिटिकल कंपोनेंट है उनका आप अल्टरनेट भी रखो, कि उनमें एक आप एक्स्ट्रा भी ऐड करके रखो। जैसे मान लीजिए कि आपका इंस्टांस हो गया, तो इंस्टांस आप जैसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो एक एप्लीकेशन सर्वर लेने के बजाय दो लो, भले थोड़े साइज छोटे कर दो। उसमें ये होता है कि एक अगर डाउन होगा तो दूसरा मैनेज कर लेगा। तो लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ऑटो स्केलिंग का भी उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसमें, हाई अवेलेबिलिटी के सिचुएशन में। उसके बाद देखिए दिया व्हाट हैपेंस इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप रूल एंड नेटवर्क ACL रूल। तो देखिए अब वो पूछ रहे हैं कि अगर नेटवर्क ACL और आपका सिक्योरिटी ग्रुप का रूल है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो पहली बात तो ये कि दोनों अपना अलग अलग होते हैं उसमें, क्योंकि देखो रूल आपके दोनों अलग अलग सेट होते हैं। तो ये चांस नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट होने का। सिक्योरिटी ग्रुप आर एंड नेटवर्क ACL ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, कि वो दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप आर स्टेटफुल अलाउइंग रिटर्न ट्रैफिक ऑटोमेटिकली, while network ACL are stateless, are require
एक्सप्लिसिट रूल फॉर बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक की, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है स्टेटफुल होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पोर्ट 80 का इनकमिंग दे दिया तो आउटगोइंग अपने आप ही उसको मिल गया पोर्ट 80 को। और नेटवर्क के ACL में क्या होता है कि जैसे पोर्ट 80 का आपने इनकमिंग दिया तो पोर्ट 80 का फिर आपको आउटगोइंग भी ऐड करना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस होगा। तो ये उसका डिफरेंस होता है। उसके बाद देखिए इंश्योर दैट बोथ कॉन्फ़िगरेशन अलाइन विथ योर ट्रैफिक रिक्वायरमेंट की, जो आपकी ट्रैफिक रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार आप उसको बनाओगे कि मतलब जो जो आपको पोर्ट अलाउ करना है या जो जो आपको डिनाई करना है वो वहाँ से आप डिनाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए दिया व्हाट इज द BPC फ्लो लॉग फिल्टर। अब BPC फ्लो लॉग फिल्टर क्या होता है? Flow log filter allow you to filter log data based on criteria like source or destination, IP and port, enabling more target analysis, targeted analysis। कि क्या होता है उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो कि भाई इनकमिंग ट्रैफिक हमारी किस किस IP से आ रही है, किस किस IP पे जा रही है, पोर्ट किस किस पोर्ट से आ रहा है, ये सारा चीज़ आप एनालिसिस क्या करते हैं BPC फ्लो लॉग के थ्रू करते हैं। पूरा मतलब जो आपकी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक है उसका पूरा डिटेल एनालिसिस के लिए आप BPC फ्लो लॉग का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखिए हाउ कैन यू यूज AWS वेब विथ BPC। अब देखिए BPC के साथ आप वेब कैसे यूज कर सकते हैं। वेब का मैंने बताया कि आप किसके साथ यूज कर सकते हैं, लोड बैलेंसर के साथ, जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है। तो यहाँ पे BPC सिचुएशन में क्या होगा, AWS वेब कैन बी इंटीग्रेटेड विथ एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और Amazon क्लाउड फ्रंट which route traffic into your BPC allowing you to filter web request। कि देखिए जैसे अगर मान लीजिए आप अगर बात करो तो आप वेब जो है वो BPC के लिए नहीं लगा रहे हो, लेकिन क्या है जो BPC के अंदर आपके इंस्टांस वगैरह हैं अगर आपने अपने लोड बैलेंसर पे लगा दिया तो आपके इंस्टांस वगैरह सिक्योर हो गए। तो ये तरीका होता है कि वेब के थ्रू जो आपके BPC के इंस्टांस वगैरह हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उसका काम यही है कि या तो आप जो अमेजॉन लोड बैलेंसर पे लगा सकते हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे लगा सकते हो, या फिर आप अमेजॉन क्लाउड फ्रंट पे लगा सकते हो। लेकिन वो क्या है कि उसके अंदर जो इंस्टांस वगैरह रहते हैं वो उसको मैनेज कर लेगा। उसके बाद देखिए दिया हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस इन BPC। जो आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, जो आपका ENI होता है और ENA होता है। तो ये आप याद रखिएगा टर्म, यूज इनहेंस नेटवर्किंग फीचर सच एज इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेसेज एंड इलास्टिक नेटवर्क एडॉप्टर। जो ENI और ENA होता है, ऑप्टिमाइज राउटिंग एंड इंश्योर प्रॉपर इंस्टांस टाइप टू मैच नेटवर्क परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। उसके अलावा कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अनुसार आपका इंस्टांस हो, ऐसा ना हो कि पता चला बैंडविड्थ उसकी ही नहीं हो। तो ये सारे तरीके होते हैं जो आपका क्या है कि जिससे आप ऑप्टिमाइज करोगे आप अपने किसको, अपने नेटवर्क को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दिया हाउ मेनी IP एड्रेस आर रिजर्व बाय AWS व्हेन यू क्रिएट अ CIDR ब्लॉक। जब एक आप CIDR, जो भी मैं पीछे सबनेट की बात कर रहा था उसमें, कि जब आप एक CIDR सबनेट का CIDR क्रिएट करते हो तो कितनी IP रिजर्व होती हैं, 5 IP रिजर्व होती हैं। अमेजॉन रिजर्व फर्स्ट 4 IP एड्रेसेस एंड द लास्ट 1 IP एड्रेस ऑफ एवरी सबनेट फॉर IP नेटवर्किंग पर्पज। IP नेटवर्किंग पर्पज के लिए यूज करता है तो 5 IP आपकी रिजर्व होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने पहले भी बताया था कि 4 IP स्टार्टिंग के और एक लास्ट की आपकी 5 IP जो होती हैं वो रिजर्व रहती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो किस किस पर्पज से रिजर्व करता है ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ये मैं कोशिश कर रहा था इसको 2 वीडियो में ख़त्म करने की, लेकिन थोड़ा समझाने के चक्कर में ये वीडियो बड़ी हो गई है। तो इसको भी इसको क्या करेंगे, BPC को हम 3 पार्ट में, बाकी जो हमारी चीज़ें थी वो हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट में रखा था, लेकिन इसको हम 3 पार्ट में रखते हैं और जिससे वीडियो बहुत बड़ी ना हो और आप आसानी से पढ़ सको। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसकी अगली वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करके और उसको अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है वो अगर इसके अलावा भी कुछ आता तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। और फिर इससे आगे की जो डिटेल है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।